वक्त की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि पाकिस्तान में इस बार किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली के चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, यानी ये हंग असेंबली बन रही है। अब तक नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 223 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 90 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। देखिए, यह भी एक अजीब सा चुनाव है। शायद पाकिस्तान ऐसा पहला देश होगा जहां पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार है, और ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था। इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसे 64 सीटें मिल रही हैं, वो दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक 50 सीटें मिली हैं और वो तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं, जो अभी इन दोनों पार्टियों के पास मिलकर भी नहीं है। 169 का जो आंकड़ा है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के पास नहीं है, क्योंकि बीच में इमरान खान आ गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल मिलाकर 336 सीटें हैं, जिनमें 266 सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होता है और बाकी की 70 सीटों पर इनडायरेक्ट चुनाव होता है। मतलब ये कि 70 सीटों पर प्रतिनिधि लोगों के वोट से नहीं चुने जाते, लेकिन बहुमत में ये सीटें भी गिनी जाती है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के 76 वर्षों के इतिहास में आज तक इतना बड़ा खेल नहीं हुआ, या जैसे पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि खेला हो गया, इतना बड़ा खेला पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा खेल इस बार हुआ है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है, और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का अब कोई डर नहीं। और यह पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और ISI लगातार सर्वे करवा रहे थे, और आरोपों के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद मिल रही थी। यानी सेना ने नवाज शरीफ को चुन लिया था, सेना ने नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर लिया था, और पाकिस्तान का पूरा सरकारी तंत्र भी नवाज शरीफ की पार्टी की मदद कर रहा था। और स्थितियां ऐसी थीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को भी छू नहीं पाई, और पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है, और सेना के पास भले ही खतरनाक हथियार होंगे, लेकिन यह हथियार वोट के हथियार के सामने पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हो गए। और सोचिए, सब कहां हो रहा है? पाकिस्तान जैसे देश में। इससे यह भी पता चलता है कि पहले पाकिस्तान में सरकारें जो होती थीं उन्हें सेना सेलेक्ट करती थी। आपको याद होगा, इमरान खान के टाइम पे भी लोग यही कहते थे, वो इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होकर आए हैं, और सेलेक्ट किया है सेना ने। और बाकी की सरकारों को भी सेना सेलेक्ट करती थी, लोग नहीं करते थे। लेकिन इस बार लोगों ने अपनी सरकार शायद पहली बार खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट की है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चुनाव में वहां की सेना से सबसे बड़ी गलती इस बार यह हुई कि उसने पाकिस्तान के आम लोगों की ताकत को कम करके आंक लिया। गलतफहमी हो गई वहां की सेना को। वहां की सेना और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया तो पाकिस्तान के लोग चाहकर भी इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां की 58% आबादी निरक्षर है और कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। देखिए, आज एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं।
पाकिस्तान की 58% आबादी ऐसी है जो लिख पढ़ नहीं सकती, निरक्षर है। और पाकिस्तान की सेना ने असल में इन्हीं लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया और यहीं पर पाकिस्तान की सेना से इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ये अशिक्षित वोटर्स ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रांतिकारी है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने चुनाव में वोट डालने से पहले यह जानकारी इकट्ठा की कि उनके इलाके से इमरान खान का कौन सा नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, यह लोगों ने खुद से पता किया जाकर। और जब लोगों को यह पता चल गया कि कौन उम्मीदवार है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तब वो वोट डालने के लिए बाहर निकले अपने घर से। और इसी वजह से पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए कि वो पहले नंबर पर आ गए। अगर आप देखें, औपचारिक रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनौपचारिक रूप से अगर आप हमसे पूछें तो इमरान खान इस समय लीड कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में वोटिंग के दौरान मोबाइल सेवा और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी ताकि इमरान खान के पक्ष में होने वाली वोटिंग को रोका जा सके। लेकिन इसके खिलाफ भी लोगों ने वोट डालने के लिए वो तरीका अपनाया जो मोबाइल फोन आने से पहले लोग चुनावों में अपनाया करते थे। जब मोबाइल फोन नहीं आया था तब लोग अपने मोहल्ले में घूम घूम कर सबसे बातें करते थे, और इस बार भी पाकिस्तान के लोगों ने ठीक वैसा ही किया। वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे के घर गए, उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनके इलाके से कौन सा उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार है, और यह भी बताया कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। सोचिए आज के जमाने में यह कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने निरक्षर होते हुए भी चुनावों में इतना बड़ा फैसला किया और इतना बड़ा खेल कर दिया। और इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ा सबक भी है। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत तनाव बना हुआ है और वहां लोग आम चुनावों के नतीजों में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि चाहे नतीजे कुछ भी आ जाएं, वहां की सेना इमरान खान को जीतने नहीं देगी, इमरान खान की पार्टी और उसके उम्मीदवारों की सरकार बनने नहीं देगी, चाहे कुछ हो जाए। लोगों का कहना है कि चुनाव में जिस हिसाब से वोटिंग हुई उस हिसाब से 266 में से 250 सीटों पर इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों को जीत मिलनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग की मदद से इन नतीजों को प्रभावित किया और रातों रात इतना बड़ा खेल हुआ कि जो नतीजे पहले एक तरफा हो सकते थे वही नतीजे सुबह तक पलट दिए गए, और यह आरोप सही भी हो सकते हैं। इस समय इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां चुनावों में धांधली हुई है। और वो इसलिए क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान में चुनाव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होते। ये और एक खास बात है, हमारे यहां तो ईवीएम से होते हैं, बटन दबाया और आपका वोट पड़ गया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास आज भी इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है कि वो ईवीएम से अपने देश में आम चुनाव करा पाए। इसलिए पाकिस्तान में आज भी पुराने जमाने की तरह बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब लोग बैलेट पेपर पर अपना वोट डालकर उसे बैलेट बॉक्स में डालते हैं तो वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे के बाद ही पाकिस्तान में नतीजों की घोषणा शुरू हो जाती है। यानी अगर शाम को 5:30 बजे वोटिंग खत्म हुई है तो इसके आधे घंटे के बाद ही शाम 6 बजे से चुनावों के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में हर बार ऐसा ही होता था, जब वहां वोटिंग वाले दिन रात तक ही लगभग सभी सीटों के नतीजे घोषित हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वोटिंग समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती तो शुरू हुई, लेकिन जब वोटों की गिनती में 101 सीटों पर इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार सभी पार्टियों से आगे निकल गए तो इन नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी गई और इसके बाद रात भर चुनावी नतीजों का कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ। सुबह जब आधिकारिक रूप से नतीजे आने शुरू हुए तो ये नतीजे उन नतीजों से अलग थे जो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे थे। और इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग से यह कहा हो कि वो किसी भी तरह से नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को उतनी सीटें तो दिला दे जिससे वो आपस में गठजोड़ करके और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़कर अपनी सरकार बना लें
और अभी यही हो रहा है। और पाकिस्तान में कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें 50,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन बाद में उन्हें वोटों की आखिरी गिनती में, आखिरी राउंड में हरा दिया गया। तो पाकिस्तान के लोगों ने तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस बार अपना फर्ज निभाया और वोट दिया, और उनका वोट था इमरान खान के लिए। लेकिन उसके बाद बेईमानी शुरू हो गई। अब आप ये देखिए कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे विपक्षी नेता ईवीएम से होने वाले चुनावों पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ईवीएम सेट हो गई, और कहते हैं बैलेट पेपर से कराना चाहिए। अब देखिए आपके पड़ोसी देश में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहां क्या होता है। आप अक्सर हमारे देश के विपक्षी नेताओं को लगातार ये कहते हुए सुनते होंगे कि देश में आम चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। जिस पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां कई काउंटिंग सेंटर से ऐसी खबरें आई कि कुछ गुंडों ने वहां से बैलेट बॉक्स को लूट लिया, और कुछ लोग तो वोटों की गिनती के दौरान ही काउंटिंग सेंटर में रखे गए कंप्यूटर को उठा के ले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान में लोगों का जनादेश इस तरह से चुराया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तब इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इमरान खान की पार्टी के लोगों पर पुलिस गोलियां चला रही है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इसकी वजह से 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर आ रही है। इस धांधली के बाद अब पाकिस्तान में 2 बातें हो सकती हैं। पहला, अब इमरान खान की पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा है कि चुनाव जीतने वाले कई निर्दलीय उम्मीदवार उनके संपर्क में आए हैं और नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। दूसरा, अगर ये निर्दलीय उम्मीदवार नहीं टूटे तो फिर किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होने की स्थिति में इन नतीजों को रद्द भी किया जा सकता है, और सेना के लिए असल में सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी। बड़ी बात यह है कि वहां सेना है, आईएसआई है, पूरा तंत्र उनके पास है। वो चाहें तो इन निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं। जो बिकने को तैयार ना हो उन्हें डरा धमकाकर उन्हें अपनी तरफ लाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की राजनीति में यह भी चर्चा हो रही है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ जेल में बंद इमरान खान के साथ एक डील भी कर सकते हैं, और यह डील ऐसी होगी जिसमें इमरान खान को जेल से आजादी मिल जाएगी और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी। हो सकता है यह सौदा हो जाए दोनों के बीच कि तुम हमें कुर्सी दे दो और हम तुम्हें आजादी दे देते हैं, आप देश छोड़कर कहीं बाहर चले जाइए। आप याद करिए, इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के साथ यही किया था। नवाज शरीफ को जेल में डाला और फिर नवाज शरीफ को भाग जाने दिया, और नवाज शरीफ जेल से बाहर निकलकर पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए बाहर निकल गए, और बाद में वो अपने आखिरी जब लौटने से पहले लंदन में रह रहे थे। परवेज मुशर्रफ के साथ भी यही किया गया, उनके साथ भी एक डील कर ली गई और उन्हें भी कह दिया गया कि आप देश छोड़कर चले जाइए, दोबारा लौट कर मत आइएगा। हो सकता है इमरान खान के साथ भी यही हो। हालांकि हमें लगता है कि इस डील का होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए वो अब इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों से उनका समर्थन मांग रहे हैं। यानी इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों से प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन की भीख अब उन्हें मांगनी पड़ेगी। सोचिए, नवाज शरीफ इतने वर्षों तक वनवास में रहे, चुनाव प्रचार वहां बैठकर करते रहे, उसके बाद उनका भाई प्रधानमंत्री बन गया, सेना उनके साथ है, आईएसआई उनके साथ है, सब कुछ होते हुए भी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए। और उसका कारण यह है कि उनकी लोकप्रियता नहीं है। वो जनता में लोकप्रिय नहीं है। सेना में लोकप्रिय होंगे, सरकार में लोकप्रिय होंगे, लेकिन जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि जनता की पहली पसंद है इमरान खान, और इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे ही नवाज शरीफ को लोकप्रियता के इस चुनाव में हरा दिया है। तो आप देखिए, नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है, उनकी आवाज में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। उनके भाई शहबाज शरीफ चुपचाप उनकी बगल में खड़े हुए हैं, और उन्हें कितना ज्यादा अपने आप को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और असल में उनके लिए ये जीत नहीं बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है कि इतना समय लगाने के बाद भी और इतनी मेहनत करने के बाद भी सरकार के साथ और सेना के साथ इतनी गठजोड़, साठ गांठ, इतनी सेटिंग करने के बाद भी उन्हें सीटें नहीं मिली।
इस समय पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी इस्लामाबाद से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं और आरजू हमें वहां से बेहतर बता पाएंगी कि इस समय वहां पर चल क्या रहा है। आरजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से देखिए कुछ भी सही खबर समझ में नहीं आ रही है किसी को, असल में हो क्या रहा है, जो नतीजे रिजल्ट आ भी रहे हैं ये कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आप सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास वहां से लेटेस्ट खबर क्या है, क्या होने वाला है पाकिस्तान में। देखिए, रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो 91 है और 64 जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत पाए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो जैसे आप कह रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादा है, तो अब यकीनन होगा ये कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो ये जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको शामिल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के साथ। अदरवाइज अगर इसमें कुछ गड़बड़ ना होती तो यकीनन लोगों का ये मानना है कि इमरान खान की पार्टी को उनके पार्टी के अंदर ही जो यानी उनके साथ ही जो है उनके पार्टी के नाम के साथ इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बजाय उन सबको जो है एज अ इंडिपेंडेंट परमिशन मिली कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं। और अब होगा ये कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है वो किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको चाहे लालच दे के चाहे डरा के नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल करवाया जाएगा। एक यहाँ पे बातचीत ये भी चल रही है। उसके साथ इमरान खान को जो है जो लोगों ने बनाया, कई सालों में इमरान खान की पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया, इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया गया, वो इमरान खान को ऐसे साइड पे रख के छोड़ नहीं देंगे। लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। जो कैंडिडेट्स उनको दिए जाएंगे वो जाहिर है कि पीटीआई के होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। उसके बाद इमरान खान को ड्राई क्लीन करके वापस लाया जाएगा। इस वक्त जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं और जो खास तौर पे जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि पहले तो ये हुआ था कि जी यहाँ पे सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होता है, इस किस्म की बात की जा रही थी। उससे भी एजेंसीज और आर्मी अपना नाम हटाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस तरह से इलेक्शंस होने दिए। इमरान खान जब से जेल में गए हैं वो एक तरह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है, बहुत हीरो बन गए। ये बात भी लोगों को पता है और ये बात जो है एजेंसीज को भी पता है। इसी वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया, क्योंकि पहले जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे तो उनका ग्राफ जो था पॉपुलैरिटी का बहुत गिरा था। जेल में रख के उनका ग्राफ एकदम बढ़ गया। जैसे नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हो गए ऐसे ही इमरान खान के भी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और जो इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें बहुत आसानी से एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ इमरान खान को ड्राई क्लीन करके दोबारा लाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था कि सब लोगों को एक और बड़ी हैरानी की बात है, में जाना पड़े। हम तो अक्सर ये सोचते थे कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना ने वॉर तो कभी नहीं जीता लेकिन चुनाव भी कभी उन्होंने हारा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना ही चुनाव हार गई है और पाकिस्तान के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से इस बार अपना फर्ज निभाया है, यानी वोट दिया है। और वो सेना से डरे नहीं, आर्मी से इस बार वो डरे नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाग गई है। आपको इसमें कुछ नई चीज लग रही है? देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा वोट डालती थी और अपनी मर्जी से ही डालती थी, लेकिन होता यह था कि जब वो वोट कास्ट करते थे उसके बाद कहीं ना कहीं पे आर्मी एजेंसी का उसमें इंटरफेयर रहता था और वो रिजल्ट्स जो थे वो चेंज किए जाते थे। इस बार उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बात चल गई है सोशल मीडिया की वजह से, हर कोई ये बात कर रहा है कि इस तरह से यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टाइल बदला है। उन्होंने इलेक्शंस होने दिए, जिसको जितने वोट मिले वो मिल गए और उसके बाद अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वरना इमरान खान से अगर इनको डर नहीं होता या इमरान खान को ये अगर इस वक्त लाना चाहते, नवाज शरीफ को ना लाना चाहते, तो इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के अंडर ही इलेक्शन लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केपीके में भी मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है जहां पे पूरे का पूरा जो है वो इमरान खान के लोगों ने ही जीता है। वो भी यही कह रहे हैं कि इतनी मेजॉरिटी वहां पे नहीं है इमरान खान की जितने के उनको वोट्स मिले या जितने उनके कैंडिडेट्स जीते हैं। तो लग यही रहा है
कि ये इस बार नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे और कुछ सालों में ही यानी 1.5 से 2 साल मैक्सिमम उसके बाद इनकी गवर्नमेंट फिर गिराई जाएगी और उसके बाद जब इमरान खान को लाएंगे तो वो फिर एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ इमरान खान आएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो एक हमें ऐसा कोई कहना चाहिए कि कुछ गेम सा लग रहा है, कुछ प्लानिंग लग रही है जो आगे के लिए है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी इस वक्त ऐसा नहीं है जिसको आप ये समझें कि यहाँ की आर्मी हार गई है या यहाँ की आर्मी कर नहीं पाई है। आर्मी सब कुछ वही कर रही है जो वो करती रहती है, लेकिन सिर्फ उसका तरीका जो है उसने बदल लिया है, अपना जी जी स्टाइल चेंज हुआ बस सिर्फ। आरजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इमरान खान जेल में चले गए, उनको इतनी लंबी लंबी 3 बड़ी सजाएं हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी उनका पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने नई तरीके की कैंपेनिंग की, डिजिटल कैंपेनिंग की, उन्होंने एआई की मदद से अपने वीडियोस बनाए और एक इसमें अच्छा केस स्टडी ये भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इमरान खान को कोई पब्लिसिटी और उनके चुनावों का जो चुनाव प्रचार है, भाषण है, कोई कवरेज नहीं हो रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना चुनाव प्रचार किया है। तो यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है दुनिया भर के लिए कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना भी दिखाए, न्यूज चैनल, अखबार ना भी दिखाएं, तो सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान ने इतनी शानदार अपना जो कैंपेन किया है वो इतना कामयाब रहा। तो इमरान खान भी इस बार, जैसे उन्होंने एक बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया था, एक फाइटर के तौर पर उभर कर आए हैं। देखिए, इमरान खान से अच्छा सोशल मीडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया, किसी को आता ही नहीं जैसा इमरान खान करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था तब नवाज शरीफ के लिए भी यही कहा गया था, उनका नाम नहीं ले सकते थे, उनकी पार्टी का नाम नहीं ले सकते थे, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती थी, उनकी किसी किस्म की फुटेजेस या कोई भी तरह की अगर उन्होंने कोई एड्रेस किया है अपने लोगों से या अपनी पार्टी से, वो दिखाना मना था। जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था सेम ऑलमोस्ट वही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, पिक्चर नहीं दिखा सकते, कोई उनकी तकरीर कुछ नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब के भी सारे केसेस जब चाहे तो खत्म हो गए और यही इमरान खान के साथ होगा। जितने मर्जी केसेस हैं, जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को लगेगा कि अब इमरान खान की जरूरत है तो आप देखिएगा एक एक करके केसेस में से वो ऐसे ही निकल आएंगे जैसे नवाज शरीफ निकल आए। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ जो इनका स्टाइल है इलेक्शंस करवाने का, एस्टैब्लिशमेंट का, या कह ले जिनके हाथ में पावर है, वो स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, उसके अलावा कुछ नहीं बदला हुआ यहाँ। जी आरजू, जब हम बात कर ही रहे हैं इमरान खान की, आपको क्या लगता है इमरान खान अभी जेल में होंगे, उन तक ये खबर पहुंच गई होगी कि उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिली है? डेफिनेटली उनको पता लग गया होगा, उनके पास वहां पे सब चीजें हैं, टीवी वगैरह सब कुछ है, वो यकीनन देख रहे होंगे और उन्हें बता दिया गया होगा। अब ये बात भी उनको शायद अंदाजा होगा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कब तक उनके साथ रहते हैं, या तो वो इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर वो लोग कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर उनको तोड़कर डिफरेंट पार्टीज के साथ मिला दिया जाएगा तो फिर तो जाहिर इमरान खान की वो पावर नहीं रहेगी। जी आरजू, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर जो भारत में हैं, और हम तो अक्सर हमारे यहाँ बात होती रहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसका असर यहाँ इंडिया में भी होता है। अब जब ऐसी सरकार वहां पर बनेगी जिसकी एक नहीं बल्कि कई कई बैसाखियों के साथ ये सरकार खड़ी होगी, इतनी कमजोर सरकार होगी, ऐसी सरकार का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? और मान लीजिए भारत कभी कोशिश भी करे बातचीत करने की, तो किससे की जाए ये बातचीत? देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो बातचीत तो करेंगे, उन्होंने तो पहले भी कहा था और आज भी जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो जितनी भी पड़ोसी मुल्क है उनके साथ बात करना चाहते हैं। और ये बात वो यकीनन अपने तौर पे नहीं कह रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं से इशारा मिला होगा, उनको यकीनन एजेंसीज और फौज की तरफ से परमिशन होगी तभी वो ये बात कर रहे हैं। बात तो पाकिस्तान में जो भी करता है वो अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर से करे, फाइनल जो किया जाता है वो यकीनन आर्मी की तरफ से ही किया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब से ही बात करनी होगी। ये और बात है कि वो जाकर और एजेंसी से और आर्मी से ही परमिशन लेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब से ये जरूर उम्मीद है लोगों को कि हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे, ट्रेड ओपन होगी और कुछ दिनों के लिए सही लेकिन हालात बेहतर होंगे। जी आरजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा, जो हमें भी तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम हम देख रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा हम देख रहे हैं। तो मैं यहां से आपको यही कह सकता हूं, एंजॉय द गेम।
और फिर हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे और आपका विश्लेषण लेते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आपको इन नतीजों की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, नेशनल असेंबली के साथ पाकिस्तान में प्रांतीय चुनाव भी हुए हैं, यानी स्टेट असेंबली के चुनाव भी हुए हैं, जिनमें पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी को बहुमत मिल गया है। यानी अब पंजाब में इमरान खान की पार्टी की सरकार बनेगी और यह दावा इमरान खान की पार्टी ने किया है। दूसरा, नवाज शरीफ ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिनमें से एक सीट पर वो खुद चुनाव हार गए और लाहौर की सीट के आधिकारिक नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ तो खुद ही चुनाव हार गए। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपना जनादेश नवाज शरीफ के खिलाफ दिया है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और शायद बन भी जाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई हैं। आपको याद होगा डॉक्टर सवीरा प्रकाश का इंटरव्यू भी हमने किया था यहीं इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी और तब हमने आपकी मुलाकात उनसे कराई थी ये कहते हुए कि पहली महिला, हिंदू महिला उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके धर्म को देखे बिना उन्हें अपना वोट जरूर देंगे। लेकिन वो चुनाव हार गई हैं और उन्हें जानते हैं कितने वोट मिले? सिर्फ 1754 वोट उन्हें मिले हैं। 1754 वोट केवल। इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने एक हिंदू महिला उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया। चौथा, इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी के सभी आतंकवादी उम्मीदवार चुनाव में हार गए हैं और हाफिज सईद का खुद का बेटा तलहा सईद भी चुनाव हार गया है। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ वहां की सेना और सरकार तो है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह आतंकवादी स्वीकार नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को यह आतंकवादी कबूल नहीं है। और इसके लिए पाकिस्तान के लोगों की आज हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने सारे आतंकवादियों को चुनाव में हरा दिया। अब देखिए, हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी हैं, इन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि ये बंदूक के दम पर अपने बच्चों को, बेटों को, परिवार के लोगों को, दूसरे आतंकवादियों को चुनाव जिता देंगे। इन्हें यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि जो कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं और अपने देश के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन इनके देश के लोगों ने ही आज इन्हें आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि उनके जीवन में इस तरह के सस्ते आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर वहां से आ रही है कि वहां के लोगों ने हाफिज सईद के बेटे को और उसके बाकी आतंकवादी उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाफिज सईद को अब समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी कोई लोकप्रियता पाकिस्तान में नहीं है। और पांचवी बात, इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि 55 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को साजिश करके और धांधली करके हराया गया है। हालांकि इन साजिशों के बाद भी पाकिस्तान में 100 सीटों पर इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों का जीतना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने ये तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। और देखिए, जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत हाई टेक कैंपेन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की। फर्क बस इतना था कि इमरान खान की रैलियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती थी, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में, तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे और उनके नेता जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज में एक इमरान खान की नकली AI
से तैयार की गई आवाज में एक ऐसा भाषण तैयार करते थे जो सोशल मीडिया के साथ पार्टी के नेता हर संसदीय क्षेत्र में लोगों को बाद में जाकर सुनाते थे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे चुनाव प्रचार होता था, आप एक एक करके देखिए। इमरान खान पहले नोट्स बनाते थे जेल में, उसके बाद अपने वकीलों को देते थे जेल से, वकील जो है आगे नेताओं को देते थे, और फिर वो पुराने उनके इमरान खान के जो पुराने भाषण थे उन भाषणों से आवाज का सैंपल निकालकर फिर एआई के जरिए उनकी आवाज तैयार की जाती थी। उनका वीडियो, उनका ऑडियो एआई के जरिए तैयार होता था, और फिर पुराने वीडियो पर एआई का नया वीडियो लगाकर, ऑडियो लगाकर, उसके बाद चुनाव में उनकी रैली कराई जाती थी, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया ऑडियो और वीडियो तैयार किया जाता था, और वही लोगों को सुनवाया जाता था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था। इस तरह इमरान खान की मौजूदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगातार चुनावों में रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इमरान खान के समर्थकों को पाकिस्तान में इतनी बड़ी जीत मिली है तो इसका कारण मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक केस स्टडी है। और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि आजकल बड़ी बहस चलती है मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब दुनिया भर में हर देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर हैं और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था। वर्ष 1992 में उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था तब भी उन्होंने कहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं, और वो तब जीते भी थे, यानी कहकर जीते थे। और इसी तरह आज भी उन्होंने खुद को एक बार फिर से एक शानदार फाइटर साबित किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा उनकी उम्र क्या है। इमरान खान की उम्र है 71 वर्ष, 71 ईयर्स। और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और 71 वर्ष की उम्र में जो कमबैक का जो जज्बा है उनका, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। ये एक लाइफ लेसन है जो आप इमरान खान से ले सकते हैं। उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनके फैसले सही और गलत हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है, वो अलग बात है। लेकिन एक फाइटर के तौर पर आज कोई भी, आज के युवा भी इमरान खान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि हमारे देश भारत पर यह सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। पहला, पाकिस्तान में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो इससे वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, और यह राजनीतिक अस्थिरता वहां की सेना को बहुत सूट करती है। सेना तो चाहती ही है कि कोई कमजोर सरकार बने, और वो इसका फायदा उठाकर आतंकवाद और भारत विरोधी एजेंडे को लेकर और ज्यादा मनमानी कर पाएगी वहां की सेना। दूसरा, भारत के लिए चुनौती यह है कि वो पाकिस्तान में अगर बात करना भी चाहे तो किससे करे, क्योंकि जिस नेता को वहां के लोगों ने वोट दिया है वो जेल में है, और जिस नेता को वोट नहीं मिले हैं वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। और अगर इन नेताओं ने सरकार बना भी ली तब भी ये सरकार कितने दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भारत पाकिस्तान में बात करे भी तो किससे करे, वहां पर किसी के पास यह ताकत ही नहीं है। और अब हम आपको अपने देश में लौटकर लाते हैं पाकिस्तान से। और आज जो बड़ी बात है, बड़ी खबर है, वो ये कि आज हम आपको दो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिलने वाले भारत रत्न सम्मान का विश्लेषण करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि गैर बीजेपी दलों के नेताओं को देश का सर्वोच्च सम्मान देने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की क्या सोच है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें और पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इन दोनों ही नेताओं के लिए कहा जाता है कि इन्हें कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये दोनों हकदार थे। इसलिए आज ये खबर कांग्रेस पार्टी को बहुत चुभ रही होगी। 28 जुलाई 1979 को जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तब इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई ने उनकी सरकार का बाहर से समर्थन किया था, और इस समर्थन के बदले में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने चौधरी चरण सिंह पर उनकी कई मांगों को मानने के लिए दबाव बनाया कि हमारी ये मांगे हैं, आप मान लीजिए तो हम
आपकी सरकार को चलने देंगे। और इनमें दो मांगें प्रमुख थी। देखिए क्या मांगा इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने। पहली मांग थी संजय गांधी के खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग थी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुकदमे में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हंसराज खन्ना को उनकी सरकार में कानून मंत्री के पद से हटाया जाए। यानी इंदिरा गांधी ने कहा कि यह कानून मंत्री मुझे नहीं चाहिए, इसे हटाइए। और दूसरा, संजय गांधी के खिलाफ जो केस चल रहे हैं इन्हें बंद कीजिए। चौधरी चरण सिंह अपने उसूलों के पक्के थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने झुकने की बजाय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना यानी प्रधानमंत्री पद को छोड़ना ज्यादा उचित समझा और कहा कि सत्ता तो फिर से मिल जाएगी, लेकिन उसूल अगर एक बार मर गए तो वो फिर से कभी जीवित नहीं होंगे। ऐसे होते थे पुराने नेता। चौधरी चरण सिंह के लिए गांधी परिवार में इतनी कड़वाहट इसलिए भी रही क्योंकि वर्ष 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया, तब उस सरकार में गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ही थे। और इसीलिए गांधी परिवार ने 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहे चौधरी चरण सिंह को कभी भी याद करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की, तो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस घोषणा ने उनका दिल जीत लिया। वैसे आज हमने 27 दिसंबर 1978 की कुछ तस्वीरें निकाली हैं जो शायद जयंत चौधरी को भी याद नहीं होंगी, जब जयंत चौधरी का जन्म हुआ था। और इस मौके पर इंदिरा गांधी उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के घर पर आई थी और उन्हें और उनके पुत्र अजीत सिंह को जयंत चौधरी के जन्म पर उन्होंने बधाई दी थी। आज कुछ खास तस्वीरें हम निकाल कर लाए हैं। जयंत चौधरी को भी शायद याद नहीं होगी कि जब वो पैदा हुए थे तब चौधरी चरण सिंह के घर पर इंदिरा गांधी आई थी चौधरी साहब को पोता होने की बधाई देने के लिए, और ये उसी समय की तस्वीरें हैं। चौधरी चरण सिंह की तरह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी गांधी परिवार पसंद नहीं करता था। वर्ष 2004 में जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई, तब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक में लाने नहीं दिया गया था। जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है वो दिल्ली में है और पीवी नरसिम्हा राव का परिवार चाहता था कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में रखा जाए, जैसा कि होता है बड़े बड़े नेताओं के साथ कि उनकी पार्टी के मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाता है, लोग आकर दर्शन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने इसकी इजाजत नहीं दी और गांधी परिवार ने तब कहा कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं रखा जाएगा और दरवाजा उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय का बंद कर दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के सताए हुए दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न देकर यह बताया है कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो उन नेताओं का सम्मान करना जानते हैं जो उनकी पार्टी से नहीं आते, बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन इस देश के विकास में उनका योगदान अभूतपूर्व है। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता और मसीहा थे और उन्होंने साहूकारों के खिलाफ किसानों को जमीनों से जुड़े अधिकार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1959 के नागपुर अधिवेशन में जॉइंट फार्मिंग का प्रस्ताव पास नहीं करा पाए थे, तो इसका एक कारण चौधरी चरण सिंह ही थे। और इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव वैसे तो गांधी परिवार के प्रिय कभी नहीं थे, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने नई आर्थिक नीति से भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोलने का काम किया और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के इन योगदानों का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ और शायद जिक्र करने दिया नहीं गया क्योंकि गांधी परिवार को ये नेता असल में पसंद नहीं थे। हालांकि इस भारत रत्न में भारत विजय की सोच को भी आप देख पाएंगे। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे, जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता थे और भारत में अभी जाट समुदाय की कुल आबादी 6.5% यानी लगभग 9 करोड़ है। इसलिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने किसानों और जाट वोटर्स को साधने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के उस हिस्से से थे जो अब तेलंगाना राज्य का रूप ले चुका है और इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने से तेलंगाना में, दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये जो नॉर्थ साउथ कनेक्ट की हम बात करते हैं और दूसरा इस फैसले में सरकार का जो साउथ कनेक्ट है वो भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी
मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जो तमिलनाडु राज्य से थे और आज भी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के किसानों में उनकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। तो और एक और बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद अब उनके पोते जयंत चौधरी के लिए एनडीए में शामिल होना और बीजेपी के साथ हाथ मिलाना वैचारिक रूप से आसान हो जाएगा। और यह हो सकता है इसलिए भी किया गया हो क्योंकि जयंत चौधरी अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं और एनडीए में वो शामिल होंगे। अब इसके लिए उनका जो वैचारिक रास्ता है वो साफ हो गया है, क्योंकि उनके दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जी रही थी।